Hello everyone. In this video, all the topics will be covered in the summarized form as we have covered all the topics of business services in our live sessions. So this will be the revisional video for each and everyone. See what business services are. There are three types of sectors in our economy: primary sector, secondary sector and tertiary sector. प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पर से रॉ मटेरियल लिया जाता है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कंज्यूम किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है. एंड सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पर जो फिनिश गुड्स है उसको आप लेकर जाते हैं मार्केट तक. तो ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज होती है? दिस सर्विसेज आर बैंकिंग, दिस सर्विसेज आर कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, insurance and warehouse. Let's see how the services are, what are the services in our next slides. Okay, so here is the basic difference of between services and between goods. देखते हैं कि services क्या होती है और goods क्या होता है. The first point of basis is intangible. Intangible का मतलब होता है जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं. तो goods को आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, उसको feel भी कर सकते हो. बट जो सर्विसेज होती है उसको आप देख नहीं सकते, उसको सिर्फ आप फील कर सकते हैं. सो सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर एंड गुड्स आर टेंजिबल इन नेचर. नेक्स्ट, इन्वेंट्री. आप सर्विसेज को स्टॉक बनाकर नहीं रख सकते, आप गुड्स को स्टॉक बनाकर रख सकते हैं. सो इन सर्विसेज देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन द इन्वेंट्री एंड इन गुड्स द इन्वेंट्री विल बी मेंटेन्ड. Inseparability. Services cannot be separated from the providers. Like for example, एक वेटर से वो जिस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करता है आप उसको छीन नहीं सकते, आप उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका एक्सपीरियंस है, वो उसका नॉलेज है, वो उसकी इंटेलिजेंसी है. गुड्स को आप उसके ओनर से सेपरेट कर सकते हो. गुड्स पहले दुकान पर रहता है, वो सेपरेट किया जा सकता है किसी और कंज्यूमर को बेचने पे. सो गुड्स कैन बी सेपरेटेड, सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड. नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है अगर एक सेलफोन है, कोई सा भी उठा लेते हैं अपन मॉडल, लेट्स से इट्स एन आईफोन, तो आईफोन सबके लिए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट रहेगा, वो सबके लिए सेम रहेगा, उसके फीचर्स सबके लिए सेम रहेंगे जो जो उसको परचेस करेंगे. बट सर्विसेज कैन बी डिफरेंट, दे कैन नॉट बी मेजर अंडर द टर्म्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर हर पेशेंट को अलग अलग तरीके से देखता है, वो हर पेशेंट को अलग अलग तरीके से जांचता है, हर पेशेंट को अलग अलग तरीके से एग्जामिन करता है, एवेल्युएट करता है. So it is very difficult to standardize and maintain quality in services, but in goods can be standardized. Nature. Services एक तरीके की एक्टिविटी होती है, एक तरीके का प्रोसेस होता है. फॉर एग्जाम्पल, वॉचिंग अ मूवी. गुड्स, it is a physical object, for example car, TV. Type, heterogeneous, homogeneous. Goods can be of similar nature, services will be of different in nature. Transfer of ownership. Services cannot be transferred, goods can be transferred. नाउ सी, सर्विसेज को हम तीन तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं. फर्स्ट, बिजनेस सर्विसेज, सेकंड सोशल सर्विसेज एंड द थर्ड पर्सनल सर्विसेज. बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो बिजनेस एंटरप्राइज को उनकी एक्टिविटीज को कैरी आउट करने में मदद करे, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउस एंड कम्युनिकेशन. सो अकॉर्डिंग टू आवर न्यू सिलेबस विच इज बीन गिवन बाय सीबीएसई, उसमें हम सिर्फ बिजनेस सर्विस में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि वही हमारे कोर्स से रिगार्डिंग है. Let's see social services. Social services वो services होती है which are carried out voluntarily to achieve social goal. जब richer sections, weaker sections के लिए कुछ benefits provide करते हैं, like education for women, education for weaker sections, improving sanitization in slums या improving health care, जिसमें गवर्नमेंट या एनजीओ जो है वो मदद करते हैं. उस तरीके की सर्विसेज सोशल सर्विसेज कहलाती है. पर्सनल सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर बीन एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स, लाइक टूरिज्म, लाइक रेस्टोरेंट्स. टूरिज्म में हर एक पर्सन या जो गाइड होता है वो हर एक पर्सन को, टूरिस्ट को अलग अलग तरीके से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है. क्लियर? नाउ लेट्स कम ऑन टू वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज. द फर्स्ट वन इज बैंकिंग सर्विसेज. तो एक बैंक क्या होता है? अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अट्रैक्ट करता है मनी या फिर डिपॉजिट्स. किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग लैंड, या उसको इंडस्ट्रीज को या किसी पर्सन को बिजनेस के लिए वो मनी लोन पे प्रोवाइड कर सके. बैंकर्स आर नॉट मेनली मनी लेंडर्स. अ बैंक लेंड्स व्हाट इट बोरोज फ्रॉम अदर्स. A bank is a buyer or a seller of money. Bank earns a margin of profit by lending money which it borrows. Yeah, see, in India, every bank has been
it's been considered under the Act of Indian Banking Regulation of 1949. ठीक है. सो बैंक के अलग अलग टाइप्स ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं जिसमें मनी डिपॉजिट होती है. फर्स्ट वन इज सेविंग डिपॉजिट, सेकंड वन इज करंट डिपॉजिट, थर्ड वन इज रिकरिंग डिपॉजिट एंड द फोर्थ वन इज फिक्स्ड डिपॉजिट्स. Saving deposit, a person can open a saving deposit account by depositing a small amount of money. He can withdraw money from his account whenever he needs and can deposit whenever a surplus is available to him. इसके लिए आज की तारीख में पासबुक भी दी जाती है और एक डेबिट कार्ड भी दिया जाता है. उसके ऊपर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है इन द काइंड ऑफ बोनस. करंट अकाउंट डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं विच आर बीन ओपन बाय बिजनेसमैन. The account holder can deposit and withdraw money whenever he desires, and the withdrawals are always been made by check. Overdraft and credit facilities are always been given on this account. Now see, current account deposit जो होते हैं उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, बट उसके ऊपर जो सर्विसेज चार्ज की जाती है उसके लिए बैंक जो है बैंक यूज टू चार्ज सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्विसेज एंड उसका कुछ फी चार्ज करती है सर उस बैंक उस पर्टिकुलर अकाउंट पे. सो अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज सेंड टू अ अकाउंट होल्डर एवरी वीक और से एवरी मंथ which shows the transactions of his business within a particular period. Recurring deposits वो deposits होता है जिसमें depositor can deposit a fixed amount say 100 rupees every month for a fixed period of time. Then fixed deposit, a fixed deposit is also known as FDs. It is repayable after the expiry of the specified period. The period may vary from 6 months to 5 years. Longer the period of deposits, higher is the rate of interest. The bank issues a receipt to the depositor acknowledging that the bank has accepted the deposits for a particular period of time. Okay, so now let's come on to insurance. Insurance is a contract between the insurer and insured in which insurer agrees to make good the loss of insured on happening of an event in consideration of a regular payment called premium. Now see, you all have taken, या आपके पेरेंट्स ने या कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने इंश्योरेंस लिया होगा. गाड़ियों का इंश्योरेंस हर कोई लेता है. तो इंश्योरेंस क्या होता है? एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में? इंश्योरर और इंश्योर्ड. इंश्योरर इज द पर्सन हु इज गोइंग टू गिव यू इंश्योरेंस. इट कैन बी अ कंपनी लाइक LIC, GIC और एनीवन एल्स. इंश्योर्ड इज द पर्सन जो इंश्योरेंस लेता है. किसके कंसिडरेशन में लेता है इंश्योरेंस? अगर बाय चांस कोई रिस्क हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है, कोई ऐसी अनसर्टन इवेंट आ जाती है, उस केस में आपको एक कुछ कंपेंसेशन मिले. किसके रिगार्ड्स में? ऑन रिगार्ड्स ऑफ योर प्रीमियम. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इन रिटन फॉर्म एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इंश्योरेंस पॉलिसी. नाउ सी, देयर आर इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक इंश्योरर, इंश्योर्ड, देन प्रीमियम और द रिस्क. ये हमने डिस्कस कर लिया है. लेट्स कम ऑन टू प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज utmost good faith. This principle is also called as Obama Fidei, principle of Obama Fidei. According to this principle, insurance is a contract based on faith. The insured and insurer must disclose all the material facts to each other and to both the parties. They should not hide anything from any particular facts related to insurance policies from each other. If any person hides any material fact, the insurance company finds out that they have certain facts have been hidden, so they can refuse to pay the compensation. So that's how this insurance works. So they should always work on belief, they should always work on trust, they should always work on faith. Next is principle of insurable interest. According to this principle, the insured must have an insurable interest in the subject matter of insurance policy. Without any interest, if you are taking any insurance policy, will be treated like a gamble or it will be treated like a fraudulent activity which law does not permit. So for example, if a person has taken loan against any security for a factory of premises, then the lender can take fire insurance policy of that factory without being the owner of that factory. So उसका एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना जरूरी है, उसका एक पर्टिकुलर लॉस होना जरूरी है कि हाँ ये चीज अगर मेरी है और इससे मुझे कोई नुकसान होगा तो ही मैं इसकी पॉलिसी ले सकता हूँ. Next is principle of indemnity. According to this principle, insurance is not a contract of making profit. The purpose of insurance is to bring back the insured in the same financial position as he was before the loss. इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. एक पर्सन है who is insured his factory for 2 lakhs against fire. Due to fire he suffered a loss of 1 lakh. Then the insurance company will compensate him 1 lakh only and not the policy amount that is of 2 lakhs. Next is principle of contribution.
The principle of contribution is corollary of the principle of indemnity, as according to this principle, if a person has taken more than one insurance policy for the same particular matter, all the insurers will contribute the amount of loss and compensate him for the actual amount of loss. ठीक है, अगर किसी पर्सन ने 3 कंपनी से इंश्योरेंस ले रखी है तो लॉस के समय पे तीनों कंपनी क्या करेगी, उसका कंपेंसेशन बियर करेगी. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन. According to this principle, after paying the compensation, the insurer steps into the shoes of the insured, and or we can say in other words, when the insured is compensated for the loss or damage to the property insured, by the right of ownership of such kind of property will pass to the insurer. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी एक गाड़ी है जिसका एक्सीडेंट हो गया और उसका आपने क्लेम ले लिया, तो गाड़ी के जो पार्ट्स हैं जो खराब हुए थे वो आप नहीं रख सकते, वो अब इंश्योरेंस कंपनी उस पर्टिकुलर पार्ट को रखेगी. और क्यों रखेगी कंपनी, क्योंकि उस कंपनी ने आपको क्या दे दिया, उसका इन रिटर्न में कंपेंसेशन दे दिया. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, और इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा. Now see, according to this principle, the cause or reason for the loss must be related to the subject matter of the insurance contract. If loss is due to some other causes, then the insurer can deny to pay the compensation. For example, let's take if a person has taken marine insurance policy for sending the wheat bags on the way, if rat spoiled the wheat, then no compensation will be given, because under marine insurance the cause of loss should be from the event of sea perils and not from the rat. On the other hand, if the rat makes a hole in the ship through which water enters and spoils the wheat bags, then the compensation will be given, because the loss of wheat is due to sea water, not due to rat. Next is principle of mitigation, which is the last point. According to this principle, the insured must take care of his own property or subject matter of insurance in the same way as he would take care without taking the insurance policy. So for example, if a person has taken fire insurance policy for his house, and when fire breaks out, he should take all the measures, all the necessary steps to stop the fire or minimize the loss, rather than watching के fire, because he will get compensation from the insurance company. उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो fire हो रहा है तो जाने दे, नहीं. He should take proper measures, he should take proper safety measures, जिससे कि fire को कम किया जा सके, fire को रोका जा सके. Okay, now let's come on to the types of insurance. There are 4 types of insurance: life insurance, fire insurance, marine insurance, and health insurance. Life insurance is related with 2 types of risk, that is risk of dying too early and risk of dying too late. Generally, people take life insurance policy when they have the fear of dying too early, then to provide financial support to their family. So they take life insurance policy in this regards. Then in life insurance policy, the insurance policy in the insurance policy, the insured has to pay a fixed amount of premium, and in return the compensation is assured at his death or at the maturity period, whichever comes earlier. The principles of indemnity doesn't work under life insurance policy, because and even principle of subrogation also doesn't work in it. The reason being is कि आप अगर किसी की डेथ हो जाएगी तो आप उसकी प्रॉपर्टी नहीं लोगे, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी तो उसकी डेथ, उसकी जो लाइफ है वो उसकी प्रॉपर्टी है. So the elements which comes under is in life insurance, the contract of utmost good faith prevails, the insurable interest prevails, and the insurable contract of contribution and mitigation. अब जानबूझकर कोई भी नहीं जाएगा कि मैं मौत के मुंह में जाऊं, so therefore it also considers under it. There are n number of policies in regards to life insurance, like whole life assurance policy, endowment life insurance policy, annuity policy, etc., etc. Next is fire insurance policy. Fire insurance is a contract under which one party, in return for a consideration in context to premium, agrees to indemnify the other party for the financial loss which the latter may suffer due to damage to the property insured by fire during a specific period of time or up to a specific amount. The contract containing the terms and conditions is known as fire insurance policy. There are a number of considerations like specific policy, double insurance, reinsurance. Specific policy means just for a particular purpose, for a particular good.
लाइक गोडाउन में या वेयर हाउस में कोई सा गुड्स रखे हैं तो उसकी पॉलिसी करवाई जाएगी। डबल इंश्योरेंस मतलब यू आर टेकिंग इट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पीपल। एंड री इंश्योरेंस मतलब आपने पीरियड खत्म हो गया है, उसको वापस से आप you are taking it the insurance again. In fire insurance, it provides protection against the loss or damage by fire, lightning and explosion. Fire means actual fire and ignition, and it should be accidental, not intentional. Fire policy covers loss through fire caused by riot, civil strife, rebellion or foreign enemy. Next is marine insurance. It is a contract of marine insurance which can be defined as an agreement, arrangement under which the insurer undertakes to indemnify the insured in the manner and to the extent thereby agreed against marine losses. Marine risks are the perils of sea like storm, collision, capture, seizure, sinking of ship, etc. etc. It is a contract between insured and the insurer. The insured may be the cargo owner or ship owner or freight receiver. The insurer is also known as underwriter. The insured pays a particular sum which is also called as premium. So it is of three different types: cargo insurance, hull insurance and freight insurance. Next is health insurance. Health insurance it provides for payment of medical expenses in case of illness of the insured person and his family. It provides following types of coverage like basic medical expenses, major medical expenses, long-term hospitalization, medical supplements, disability income, etc. etc. Okay, now let's come on to the difference between all the three insurance policies, that is life insurance, fire insurance and marine insurance. Basis of difference: subject matter. In life insurance, the subject matter of insurance will be human life. In fire insurance, the subject matter it can be any physical property or assets. In marine insurance, the subject matter will be ship, cargo or freight. Next basis of difference will be element. In life insurance it has an element of protection as well as investment. कुछ लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए लेते हैं ताकि उनको टैक्स में बेनिफिट्स मिले. Then in fire insurance and marine insurance the element will be only protection. Basis of difference: insurable interest. In life insurance policy, insurable interest must be present at the time of taking the policy. In fire insurance and marine insurance, insurable interest must be at present at the time of taking policy as well as at the time of loss. Duration: generally in life insurance it ranges from 5 years to 30 years or for whole life, but in fire insurance the duration is only 1 year, and after 1 year it will be reinsurance will be there. In marine insurance 1 year or the period of voyage. फिफ्थ, इंडेमनिटी. लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होता है. फायर इंश्योरेंस में और मरीन इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल होता है. लॉस ऑफ मेजरमेंट: लॉस इज नॉट मेजरेबल बिकॉज यू कैन नॉट कैलकुलेट द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ. इन फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस लॉस इज मेजरेबल बिकॉज आपका फिजिकल क्वांटिटी में जो गुड्स है जितना भी नुकसान हुआ उसका कंपेंसेशन आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी. Surrender value: in life insurance has a surrender value. It does not have any surrender value, and in marine also it does not have any surrender value. The reason being is आपको नहीं पता कि लॉस कितना होगा, कितने गुड्स मेरे जल जाएंगे, कितने गुड्स मेरे पानी में बर्बाद हो जाएंगे. नेक्स्ट, पॉलिसी अमाउंट. इन लाइफ इंश्योरेंस इट कैन बी एनी अमाउंट. In fire insurance it cannot be more than the value of subject matter. In marine it cannot be more than the market value of ship or cargo. Next, last point, which is risk. There is element of certainty as death or maturity of period is going to happen, so compensation of claim is must. ध्यान रखना, life insurance में compensation of claim will be always there. In fire insurance and marine insurance में loss के ऊपर depend करता है कि compensation मिलेगा या नहीं मिलेगा. अगर loss नहीं हुआ है तो compensation नहीं मिलेगा, you cannot claim. There is element of uncertainty and there may not be any claim. In marine also the loss at sea may not occur and therefore it may not be any claim. That's all from the revisional point of view, all the topics which have been covered here. Thank you and have a nice day.